बंगाल की लड़ाई हैदराबाद तक आई। असदुद्दीन ओवैसी ने अब अपना कदम पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ा लिया है। बिहार चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित ओवैसी ने अपनी पार्टी को बंगाल के आगामी चुनाव में उतारने का फैसला किया है। ओवैसी के इस खतरे को भांपते हुए ममता बनर्जी अलर्ट मोड पर हैं। दोनों के बीच आज की जुबानी जंग ने यह एहसास करा दिया कि टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट के बाद बंगाल की सियासत में अब चौथा कोना भी जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एंट्री के लिए तैयार हैं असदुद्दीन ओवैसी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी से जोश के बाद विस्तारवादी कदम के तहत ओवैसी अब उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल को नया निशाना बनाने की तैयारी में है, जिसने ममता बनर्जी को अलर्ट कर दिया है। ओवैसी पर ममता का हमला उसकी बानगी भर है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? जलपाईगुड़ी की सभा में ममता ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक वोट बांटने के लिए बीजेपी ने AIMIM को पकड़ा है। बीजेपी पैसे देकर ओवैसी से वोट बंटवाने का काम करती है। ममता ने कल निशाना साधा और आज ओवैसी से जवाब भी आ गया। तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। ओवैसी पर अक्सर बीजेपी की टीम बी होने का आरोप लगता रहा है। बिहार में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने वोटों में सेंधमारी की, उससे ये आरोप और भी गहरा गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में AIMIM के प्रवक्ता यही इल्जाम टीएमसी और बीजेपी पर भी जड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी और तृणमूल, हम लोग ये मानते हैं कि तृणमूल बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी अब यहाँ पे इलेक्शन लड़े नहीं। अभी लोकसभा के इलेक्शन में उन 18 सीटें बीजेपी ने लोकसभा जीती, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी गठजोड़ है, ये दोनों अलग नहीं है। तीसरी बात है, हमारी पार्टी यहाँ पर आ रही, हम अपने मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे। टीएमसी कुछ भी कहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री सूबे की राजनीति का अहम घटनाक्रम है और ये आगे अपनी छाप छोड़ सकता है। पार्टी ने आक्रामक तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिया है। अब तक 10 लाख से ज्यादा नए वोटर्स को सदस्यता अभियान के जरिए अपने साथ जोड़ चुकी है। पार्टी का फोकस पश्चिम बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर है। इनमें 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का सीधा असर है। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के जिले हैं। मुर्शिदाबाद जिले की कुछ सीटों पर 60% से ज्यादा वोटर्स हैं। AIMIM को लगता है कि वोटर्स का अनुकूल समीकरण पश्चिम बंगाल में उसकी किस्मत चमका सकता है। पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी कम्युनिटी 30% के ज्यादा है। 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका प्रेजेंस है। वो भी अगर अपना पार्टी बनाए तो अपना सरकार भी हो सकते। 4 कॉर्नर जो इलेक्शन होगा, जहां मुस्लिम पार्टी MIM जैसा पार्टी होगा, बीजेपी होगा, कांग्रेस होगा, कांग्रेस लेफ्ट होगा और TMC होगा। 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में 25 से 30% मुस्लिम अगर इन ब्लॉक पोलराइज होकर वोट दे तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में भी बहुत सीट मिलेगा। जाहिर है पश्चिम बंगाल में एंट्री के पीछे ओवैसी का बहुत बड़ा होमवर्क है। यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री पर टीएमसी और बीजेपी दोनों की निगाहें हैं। कोलकाता से मनोज गलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
चाहे बिहार हो या पश्चिम बंगाल, ओवैसी पर एक ठप्पा स्थायी है कि वो बीजेपी की बी टीम है। वोट में विभाजन करवाकर बीजेपी की राह को वो आसान कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों पर जब सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, ये जाना आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के प्रवक्ता इमरान सोलंकी से बात करके। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार एआईएमआईएम भी पूरी तरह से मैदान में उतर रही है और साथ ही साथ चुनाव भी लड़ेगी। आने वाले दिनों में क्या होगी रणनीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान सोलंकी, सदस्य हैं, स्पोक्स पर्सन है एआईएमआईएम के। क्या होगा बंगाल में, किस तरह से पार्टी अब आगे बढ़ेगी, क्या नए कदम है? हमारी जब मीटिंग हुई साहब से उनके घर पर, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि बंगाल का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पूछा, जितने डिस्ट्रिक्ट में लोग काम कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से लोग गए थे। हमारा आगे नियम, ये काम करने का तरीका ये है, उन्होंने जब अकॉर्डिंग टू असदुद्दीन साहब उन्होंने जब बताया हम लोगों को सारी बातें सुनकर, तो हर हमारी डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनेगी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं। पार्टी को भी एक सदर नहीं बनाया गया। हैदराबाद में हमारे पार्टी के एक्स मेयर जो है माजिद हुसैन साहब, वो आ रहे हैं बंगाल, उनके हाथ में बंगाल की कमान दी जा रही है। वो सारी रिपोर्टिंग करेंगे साहब को, यहाँ पूरी कमेटी वही बनाएंगे और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाएंगे। सदर नहीं बना रहे प्रेसिडेंट की पार्टी का, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, 4-5 महीने बाकी इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे और कमेटी जब हमें डिसाइड करेगी, पूरी कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट की, वो बताएंगे कैसे इलेक्शन लड़ना है और किन किन सीटों पर लड़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं जो हमारी कमेटी काम करेगी और जो 6-7 साल से काम कर रही है बंगाल में, हम लोग बंगाल में पूरी तरह लड़ेंगे, पूरे बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे। कोशिश हमारी यही है और हमारे वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ग्रास रूट पे काम कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग सारे बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे और ग्रास रूट से काम कर रहे हैं हम लोग 7-8 साल से। कमेटी जो बनेगी वो फैसला करेगी, आगे ऊपर फैसला सदस्य साहब करेंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे। आपके और आरोप लगे हैं कि बीजेपी क्या प्लान बी पार्टी है, इसकी वजह से हर उन जगहों पर लड़ती है जहां पर विपक्ष को नुकसान हो, यानी कि बंगाल में सत्ता पक्ष। देखिए, आप मुझे बताइए, ये सवाल का जवाब तो साहब बहुत बार दिए और हम लोगों के सामने ये सवाल आता है। आपने सवाल किया, ये जितना भी इंटरव्यू होता है हमारा, उसमें सवाल आता है। आप मुझे बताइए, हम लोग अगर इलेक्शन लड़ते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज ममता बनर्जी ने जब पार्टी बनाई थी 1998 में, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उसके लिए भी लोग बोलते थे कि ममता बनर्जी जो है वो वोट कटवा पार्टी है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी, आप अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, आप अपने पार्टी को यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे तो आप अपनी जमीन, अपने समर्थक देख रहे हैं और आपकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कहीं भी नहीं होता। ये जो बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है, तृणमूल बोलती है, ये जो बोलते हैं जितनी पार्टी है, ये सब ये बेबुनियाद बातें हैं। ये इलेक्शन में और चुनाव में, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। एक और जहां प्रजातंत्र है तो वहीं चुनाव और चुनाव के मुद्दे भी हैं, जिनमें हर बार एक नए कयास के साथ एक नई बात शुरू होती है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल तक असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें सीमित हैं, बल्कि प्लान तो अब यूपी का भी है। अरविंद केजरीवाल के बाद ओवैसी ने मिशन उत्तर प्रदेश पर कदम बढ़ा दिए हैं। ओवैसी ने आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। संकेत है कि ओवैसी राजभर से हाथ मिला सकते हैं। ओवैसी ने शिवपाल की भी तारीफ की। कोशिश यानी यही कि छोटे दलों को मिलाकर यूपी में एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए। और इससे पहले, क्योंकि ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ चुके हैं और नजरें बंगाल पर भी हैं, यूपी पर भी हैं, और जो नतीजे बिहार में दिखाई दिए थे, जो कामयाबी उम्मीद से भी आगे बिहार में मिली, अब उसी को आगे दोहराने की कोशिश बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मद्देनजर ये दो तस्वीरें बहुत अहम है इस वक्त, क्योंकि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो आज असदुद्दीन ओवैसी जब लखनऊ में मौजूद हैं तो उसकी गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दे रही है। तो यूपी प्लान आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद सामने आया है। कल दिल्ली के सीएम यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ेगी, इस बात का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल ने चुनावी प्लान का खुलासा करते हुए यूपी सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। जब हमने एक जन आंदोलन से पार्टी बनाई थी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा। इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। 2 करोड़ की आबादी दिल्ली जिनसे संभल नहीं रही है, वो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वह जरूरत से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर
जो हालत कांग्रेस की जनता ने की है उससे भी बुरी हालत आम आदमी पार्टी की होगी। में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। तो एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी यूपी का चुनाव लड़ेगी, तो आज ओवैसी भी लखनऊ में मौजूद है, जहां वो ये कह रहे हैं कि छोटे दलों को साथ आना चाहिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी से लोहा लेने के लिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ही नजरें गड़ाए बैठे हैं पश्चिम बंगाल में भी, और मुस्लिम वोट बैंक पर ये नजर। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर मुख्य टक्कर जो आने वाले चुनाव में दिखाई देती है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच दिखाई देती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं और वो ममता बनर्जी का किला ढहाना चाहते हैं। मनोज्ञा लोईवाल आ गई हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। मनोज्ञा, असदुद्दीन ओवैसी अब अगर जब बंगाल की जमीन पर उतर रहे हैं, क्या उनका प्लान होगा? इसे लेकर तो आप पार्टी के नेताओं से बात कर ही रही थी, लेकिन मुख्य तौर पर जो लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई देती है, ओवैसी फैक्टर क्या रोल निभाएगा उसमें? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। ओवैसी फैक्टर, पहली बात, ओवैसी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ है। ऐसे में फायदा उठाने के लिए मीम को बहुत ही बड़ी जमीन मिलेगी। वो ये भी जानती हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता ने हमेशा मुस्लिमों के हिमायत में बात की है, लेकिन कई बार ऐसी बात हुई है जिससे खुद मुसलमानों को लगा है कि उन्हें हिकारत की नजर से देखा गया है, और इसी का फायदा मीम उठाना चाहती है, ये मानते हुए कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस से नाराज हैं और जो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे या कांग्रेस से भी नाराज हैं, वो कम से कम अब मीम के समर्थन में आएंगे। 100 से अधिक सीटों पर लड़ने का प्लान है मीम का। ये साफ कर चुके हैं कि 100 से ज्यादा अधिक सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बाकी छोटे घटक दलों से, जैसे फुरफुरा शरीफ के तौहीद सिद्दीकी या इन सब के साथ भी हाथ मिलाकर आगे चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच में जो एक के बाद एक शब्दों का पलटवार और वार हो रहा है, जहां टीएमसी ने साफ कर दिया कि वो प्लान बी या बी बैकिंग पार्टी हैं बीजेपी के, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी ने भी साफ कर दिया है कि अकेले ममता बनर्जी ने ठेका या जिम्मेदारी नहीं ले रखी है मुसलमानों की। तो अब जो वोट बैंक है, जो बंटने और बांटने की तैयारी हो रही है, उसके मद्देनजर दिलचस्प होगा ये मुकाबला, जहां मीम ये जानती है कि उनका एक सिलेक्टेड वोट बैंक है। ऐसे कई इलाके हैं, 30% से ज्यादा मुस्लिम है बंगाल में, जो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से एक नया एंट्रेंट हो राजनीति में, जो न सिर्फ उनके साथ हो बल्कि हो सकता है उनके लिए बात भी करे। यहाँ 2014 में अरविंद केजरीवाल यूपी के लोकसभा चुनाव में कूद पड़े थे, लेकिन उनके साथ साथ उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की हार हुई। फिर 2017 के पंजाब चुनाव में उनकी पार्टी को 20 सीटें मिली तो उनका हौसला बढ़ा। वो अब यूपी में अपनी ताकत फिर से आजमाना चाहते हैं। तीन साल पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सत्ता की कमान संभाली थी। तब से लेकर अब तक जब जब चुनाव हुए, कोई भी पार्टी उन्हें डिगा नहीं सकी है। दूसरी तरफ इस साल तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के बाद केजरीवाल यूपी का रुख करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी ही कोशिश 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी की थी, लेकिन वाराणसी में नरेंद्र मोदी से मुकाबले में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक कर वो फिर से अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। अभी कुछ माह पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों श्रमिक भाइयों को
बॉर्डर पर छोड़ दिया था, ना उन्हें रहने दिया, ना उनका इलाज कराया, ना उन्हें खाना दिया, उनको खदेड़ने का काम किया था। तब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार ने सम्मान के साथ में उनको अपने अपने घरों में पहुंचाया, राशन पानी पहुंचाया। तो ये केजरीवाल जी को जवाब देने के लिए वही काफी है। संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यूपी में लगातार सक्रिय है। वहीं केजरीवाल के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पोस्टर और नारा दोनों जारी किए हैं। यूपी के लिए आपका नारा है, बदली है दिल्ली, बदलेंगे यूपी। और यूपी में भी केजरीवाल। नारा भले ही तैयार हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मिशन यूपी इतना आसान नहीं दिखता। अगर यूपी की चुनावी तस्वीर देखें तो वोट कई पार्टियों के बीच बंटा नजर आता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 39.7% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी 22% वोट के साथ 47 सीटें जीत पाई, जबकि बहुजन समाज पार्टी 22.2% वोट के साथ सिर्फ 19 सीटें। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आईं और वोट शेयर रहा 6.2। इसके बाद भी यूपी में बीजेपी की ताकत बढ़ती चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में भारी इजाफा हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49.98% वोट मिले, जबकि बाकी दलों के वोट में भारी गिरावट आई। समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिले तो बीएसपी को 19.43 और कांग्रेस को सिर्फ 6.36%। साफ दिख रहा है कि बीजेपी का वोट करीब 10% बढ़ा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इसमें सेंध लगाना काफी मुश्किल होगा। 2014 में उसने देख लिया है, जब उसे सुर्खियां तो खूब मिली लेकिन सीट हासिल नहीं हुई। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 2014 में केजरीवाल ने वाराणसी से उस समय बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। उससे पहले उन्होंने दिल्ली में 49 दिन तक सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने यह माना भी कि उनसे गलती हुई। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। इस बार पूरे देश का चुनाव केवल 2 संसदीय क्षेत्रों में होगा, केवल अमेठी के अंदर होगा और वाराणसी के अंदर होगा। दोस्तों, फरवरी 2014 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने वाले केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने पहुंच गए थे। दिल्ली छोड़ केजरीवाल ने वाराणसी जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। मोदी लहर में भी इतने वोट मिलने पर उनके प्रदर्शन को ठीक माना गया था, लेकिन उनके साथ साथ कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसे उनके साथी भी चुनाव हार गए। केजरीवाल ने माना कि संगठन मजबूत किए बिना चुनाव में उतरना उनकी गलती थी। ये बनारस का चुनाव बनारस के लोगों का नहीं है, ये इस देश के लोगों का चुनाव है। सारे इकट्ठे हो जाओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे इकट्ठे हो जाओ और जैसे भगवान ने झाड़ू चलानी शुरू की है, इस बार आप भी झाड़ू चलानी शुरू कर दो। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 76 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं केजरीवाल की पार्टी को महज 1% वोट मिला। आम आदमी पार्टी को केवल पंजाब में कामयाबी मिली थी, जहां से उनके 4 सांसद जीतकर आए थे। कि जो ईमानदार है उनको तरक्की देंगे, जो ईमानदार है उनको प्रमोशन देंगे, इनाम देंगे। उसके बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल की, लेकिन केजरीवाल ने वादा किया कि वो सिर्फ दिल्ली पर ही फोकस करेंगे। हमसे भी गलती हुई, हम मानते हैं, इंसान है, गलती इंसान से होती है, लेकिन हमने गलती की है, गुनाह नहीं किया हमने, और भारत की राजनीति का पहला सबक सीख लिया। कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। तो आज आप सब लोगों के सामने वादा करके जा रहा हूं जी, इस बार कतई इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल काम करके दिखाएंगे। लेकिन 2017 के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर 14 राज्यों में चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब के सिवाय 13 राज्यों में उसे एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थीं। इसके बावजूद अपना विस्तार करने के लिए उसने उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
वहीं यूपी के साथ इन राज्यों में वो स्थानीय निकाय के चुनाव भी लड़ेगी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी ताकत आजमाएगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले में एसपी, बीएसपी के अलावा कांग्रेस भी है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की एंट्री सियासी समीकरणों को बदल सकती है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपी की तमाम पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के मुकाबले जनता की नजर में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी निष्क्रिय नजर आ रही हैं। समय समय पर प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय होती हैं। पिछले दिनों अखिलेश भी किसान मुद्दे पर सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रियंका हो या अखिलेश अपनी सक्रियता से बीजेपी को बड़ी चुनौती देते नहीं दिखते। इस बीच आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाना चाहती है, लेकिन अखिलेश की पार्टी को ज्यादा चिंता नहीं है। कैसे यहाँ सम्मान मिले लोगों को, इसके ऊपर काम करते हैं। प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने, इस पे काम करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है किसने क्या कहा। 2022 में 12 से 17 का काम देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बाईसाइकिल को जिताएगी। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मायावती को जहां भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं ऐसी सुगबुगाहट है कि बिहार की तर्ज पर यूपी में ओवैसी मुस्लिम दलित गठबंधन बना ले। इन सब के बीच केजरीवाल के लिए मिशन यूपी आसान नहीं है। श्रीवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। किसान आंदोलन पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के नाम मांगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कल तक उन संगठनों के नाम मांगे हैं। किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान और सरकार की कमेटी बनाए जाने की बात की। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाया जाए। अब इस केस पे सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा, लेकिन सरकार से मांगा है कि आखिर ये बातचीत का रास्ता कैसे खुल पाएगा। किसान संगठनों के नाम मांगे गए हैं और ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें दोनों पक्षों के लोग हों और उसके बाद इस मामले का समाधान बातचीत के जरिए निकले। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनिए। जिस तरीके से सुनवाई शुरू हुई और कहा गया कि आप लोगों ने रास्ता रोक रखा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें आपको भी अब पार्टी बनाने की बात है किसान यूनियनों को, किस तरीके से पार्टी बनाएंगे? तो जाएंगे हमारे लोग वहां से, बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय आए तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए। तो कहीं लगता है क्या कि एक रास्ता निकलने का आसार बना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में आती है सरकार और किसानों के बीच में, तो कहीं उम्मीद जग सकती है? हाँ, लगती है कि उम्मीद, भाई सर्वोच्च न्यायालय है तो उम्मीद तो जगती है। और फिर कोर्ट से तो बाहर कोई है ही नहीं। जो देश में रहना होगा तो कोर्ट को मानना होगा। तो अगर कमेटी बनाती है और अगर आप उसमें बतौर मेंबर या किसी तरीके से आप अगर शामिल होते हैं, तो किसानों की तरफ से क्या आपकी बात होगी? आन दो कल पहले कोर्ट का निर्णय से पहले नहीं निर्णय देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय आने से पहले नहीं कमेंट्स करने चाहिए। उस पर जब वहाँ जज फिर लिखते हैं तो उनको फर्क पड़ता है। वो जब निर्णय से पहले अगर अखबार में आ जाए तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने तो निर्णय कई सारे ले रखे अपने तौर पर, कोर्ट का आने तो क्या आता है। तो किसान नेता यहां पर लगातार ये कहते हुए कि अब हम आगे विचार करेंगे कि क्या करना है, लेकिन इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। 21 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं और बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। अशोक, पहले आपका रुख करेंगे। देखिए, जो डेडलॉक चल रहा है, 21 दिन तो किसानों को बॉर्डर पर बैठे हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा?
बिल्कुल, जिस ढंग से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है जनहित याचिकाओं की और कुछ और मामलों की, तो उससे साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कहा है कि कमेटी गठित होनी चाहिए, जो जो संगठन है किसानों के, उनसे कौन कौन है उनकी लिस्ट दी जानी चाहिए और इस कमेटी बना करके इसमें बातचीत हो और कल भी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ तौर से कहा कि अभी तक कोई रास्ता निकला नहीं है, निकलता दिख नहीं रहा है, तो खुद सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में कमेटी बना करके और ये भी कहा है वकीलों को और सरकार के नुमाइंदों को कि जो किसान संगठन है उनको भी पार्टी बनाया जाए, इसमें पार्टी होता है, उनका पक्ष भी सुना जाएगा, सिर्फ सरकार का या जनहित याचिकाओं का ही नहीं, किसान जो इसमें बैठे हैं धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी लिस्ट बना करके उन लोगों से भी बातचीत सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल मुद्दा बन चुका है, ये राष्ट्रीय इंटरेस्ट का मुद्दा है ये, तो इस मामले में कुछ ना कुछ रास्ता आपसी सहमति होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से आज कहा है उससे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब कल भी सुनवाई करेगा और आगे जिस ढंग से कमेटी बना करके चीजों को बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखेगा। लौटती हूं अशोक आपके पास। कुमार कुणाल भी मौजूद है हमारे साथ, गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। कुमार, आप तो लगातार ये आंदोलन कवर कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के बीच मौजूद हैं। अब जब कोर्ट तक ये बात चली गई है, गतिरोध क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही टूटेगा? और थोड़ी देर पहले आप राकेश टिकैत से बात कर रहे थे, उनका हालांकि पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन जब आप किसानों के बीच मौजूद हैं, किस तरह का सेंटिमेंट आप समझ पा रहे हैं? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो सरकार बातचीत करने को तैयार थी, अब काफी दिनों से गतिरोध बना हुआ है, बात नहीं कर रही है सरकार। तो कम से कम एक राहत की बात यह है कि सरकार ने ये तो कहा कि बातचीत होगी और किसानों की भी सुनी जाएगी। हम खुद पूछ लेते हैं कि अगर किसानों की सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं गतिरोध खत्म होगा? हाँ, बिल्कुल खत्म होगा। कोई बात बनेगी तो कोई बात, हम वही नहीं तो बैठे, हम तो बातें करने के आए थे, समाप्त करने के लिए आए थे, लेकिन हमें रोड पर पटक दिया, रोड पर रोक दिया, बात नहीं की गई। हम शांति से बात करने के लिए आज भी तैयार। क्या लगता है गतिरोध कहाँ जा रहा है? हमें तो पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई असर हो? कच्छ जा रहा है, मोदी जी कच्छ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे वो? अगर तो कहाँ लग रहा है, आप तो कई दिनों से हैं, स्थिति संभलने वाली है लगता है सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने से पूछा किसान को दिल्ली आने क्यों रोका, ये जवाब दे। दिल्ली में किसान नहीं जाएगा, अपनी बात कहने जा रहा था, सरकार से मिलने जा रहा था, ये किसान से मिलना भी नहीं चाहते। मीनाक्षी, साफ बात है, जो किसान यहाँ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम सवाल तो सरकार से पूछ रहा है, और सरकार जिसने बॉर्डर पर बैठे किसानों से बात करना बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के बाद ही, दखल के बाद ही कम से कम उन्हें आशा तो है कि किसानों को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष सुना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है कि 21 दिन तो बीत चुके हैं। आर पार के आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सरकार को संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जवाब भेजा है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साथ ही कहा कि वो आंदोलन को बदनाम न करें। किसानों के आंदोलन को 20 दिन पूरे हो गए हैं, आज 21वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, वैसे वैसे किसानों का आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने फिर से हंगामा कर दिया। किसान अपने एजेंडे को लेकर क्लियर हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज स्थिति है, सरकार के गले में घंटी आ रही, खाओगा जिम मरेगा, नहीं खाओगा जिम मरेगा। अगर किसान की समस्या मान ली तो बचेगा, और जो नहीं, इस आंदोलन को एक ही तरीका रहेगा हमारे पास, तो या तो हम गोली खाओगे। इस बीच किसानों ने आज सरकार को संशोधन प्रस्ताव का जवाब भेजा है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, साथ ही आंदोलन को बदनाम नहीं करने की अपील की है। पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर लिखित रूप से उनको जवाब भेजा है। इस प्रस्ताव में किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार ने जो उनको प्रपोजल दिया है उसको औपचारिक तौर पर किसान खारिज करते हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को औपचारिक रूप से जानकारी दी गई है कि किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नकार दिया है। सरकार को भेजी चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार से जो प्रस्ताव मिला था वो उनके मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था।
संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान नेता पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में मौखिक तौर पर अपनी बात रख चुके थे, इसीलिए लिखित जवाब नहीं दिया। मोर्चे ने कहा कि सरकार आंदोलन को बदनाम न करे। मोर्चे ने दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता पर भी नाराजगी जताई है। दरअसल सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि उनके लिखित प्रस्ताव का किसानों की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद किसानों की तरफ से ये जवाब सरकार को दिया गया है। कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। हमारी एक ही बात है, मैं बार बार अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापस ले। एक तरफ सरकार कानूनों को लगातार किसानों के हित में बता रही है और कई दूसरे किसान संगठनों से बात करके उनको अपने पक्ष में खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान सिर्फ और सिर्फ कानून को नो करने का ठान कर बैठे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। दिल्ली से अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अलग अलग जगह पर अलग अलग किसान संगठन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज तक संवाददाता उन सभी बॉर्डर्स पर पहुंचे जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। नोएडा से जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, अब से थोड़ी देर पहले इन किसानों ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैक्टर को रास्ते में लगा करके किसानों ने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। 24 घंटे में दूसरी बार किसानों की तरफ से इस रास्ते को बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन और किसानों के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है कि इस रास्ते को किस तरीके से खोला जाए। यहाँ पर आप देखिए सड़क पर ही धरने पर बैठे हुए हैं जो किसान हैं और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। आप लोगों ने 24 घंटे में दूसरी बार इस रास्ते को फिर बंद कर। देखिए हम लोग अब बंद किए हैं, अब ये बंद रहेगा इस वजह से कि हम लोगों ने कल 11 बजे, आज सुबह 11 बजे का एक प्लान किया था, रणनीति की थी। दिल्ली की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसको मैं दिखाना चाहूंगा। आप पूरा ये रास्ता सामने की तरफ देखिए। पैरामिलिट्री फोर्स के भी और जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं और अभी इसको बंद किया गया है। जो यहाँ पर किसानों के नेता हैं उनसे बातचीत पुलिस प्रशासन का चल रहा है। ये कह रहे हैं कि कुछ देर बाद ये मामला सुलझ जाएगा और उसके बाद इस रास्ते को खोला जाएगा। आज विजय दिवस है, यानी सन 71 की लड़ाई का 50वां सालगिरह और यहाँ किसानों का जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर कई सारे वेटरन जो कि सेना से हैं, अलग अलग विंग से हैं, वो यहाँ पर समर्थन करने आए हैं किसानों के इस आंदोलन का। इसमें आप हैं, आपका नाम? देसा सिंह। देसा सिंह जी, आप ने मेडल भी रक्षा मेडल 1965 आपके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी। आपने युद्ध में भाग लिया? युद्ध में भाग लिया जी। और आज इस युद्ध में आज भी काश्तकारों के साथ खड़े हैं। किसान है और कहा भी जाता है जय जवान और जय किसान, और इसीलिए जवानों का साथ मिला है किसानों को और ये लड़ाई और आगे बढ़ाने की तैयारी है किसानों की तरफ से भी और इन जवानों की स्फूर्ति से भी। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो किसानों का साथ देने के लिए पूर्व सैनिक भी आज बॉर्डर पर जुटते हुए दिखाई दिए। 21वां दिन है ये आंदोलन का, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में कहा है कि जल्द इसका निपटारा किया जाए, बातचीत से समाधान निकाला जाए। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात दिल्ली में करवट लेते मौसम की। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार का दिन दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, तो वहीं आज पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे किसानों की रात कैसे बीती, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ठंड को पटकी दे रहा किसान, क्यों? वो मेहनत कर सकता, परिश्रम करता, ना हमें ठंड व्याप है। सर्दी है 2-3 महीने बाद खत्म हो जाए, कोई सर्दी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग रात में जो है पानी सिंचाई करते हैं, तब रात भर वहाँ ठंडी पड़ती, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग सब ढले हुए हैं, हम किसान आदमी, हम लोग को बहुत मजबूत। दिल्ली जब 3 डिग्री तापमान में ठिठुर रही थी, देश के अन्नदाता राजधानी के फ्लाईओवर के नीचे और हाईवे पर तंबुओं में रात बिताने पर मजबूर थे। मौसम के बदलने के साथ ही किसानों के लिए ये दोहरी जंग हो गई। एक तरफ कृषि सुधार कानून पर सरकार से रार और दूसरी तरफ
हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी से तकरार। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। कोई खुले आसमान के नीचे अस्थायी टेंट में रजाई में दुबका हुआ है तो कोई ट्रक में सिकुड़ कर लेटा हुआ है। बाहर कुछ युवा किसान इनकी पहरेदारी कर रहे हैं। साए साए चलती बर्फीली हवा जिस्मों को चीरती हुई सी महसूस होती है, लेकिन देश के अन्नदाता मौसम की मार से बेअसर बने हुए हैं। रात के करीब 1 बज रहे हैं। आज 21वां दिन है जब दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान कृषि बिल के खिलाफ पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से डटे हुए हैं। इस मौसम का सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है। रात के 1 बजे करीब टेम्परेचर 8 डिग्री है और आप देखिए सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। खुले टेंट में हम आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं टेंट चारों तरफ से सिर्फ ऊपर से कवर है। सामने आप देखिए और नीचे जो किसान आए हैं तमाम हिस्सों से वो यहाँ पर लेटे हुए हैं रात के वक्त। अब दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर का हाल देख लीजिए। यहाँ पर ज्यादातर किसान पश्चिमी यूपी के हैं। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे किसानों के लिए प्लास्टिक का टेंट लगाया गया है, लेकिन बड़ी तादाद में किसान सड़क पर गद्दा बिछाकर लेटे हुए नजर आए। कई किसान सिर्फ पुआल बिछाकर लेटे हुए नजर आए। लेकिन सोचिए, इतनी कड़ाके की सर्दी में ठंड से बचने का ये कैसा सहारा रहा होगा। सिंघू बॉर्डर के बाद अब हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। कृषि बिल के विरोध में यहाँ पर भी किसान पिछले 21 दिनों से डटे हुए हैं। यहाँ पर जो किसान हैं वो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से पहुंचे हुए हैं। किस हालात में सर्द रात में यहाँ पर किसान रुके हुए हैं, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ की। आप देखिए यहाँ पर भी कुछ ट्रैक्टर्स है। ट्रैक्टर के अंदर जो उसे ढका गया है प्लास्टिक से, उसके अंदर आपको कुछ किसान सोते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके की ठंड है और जिस तरीके की ठंडी हवा चल रही है, ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे ये प्लास्टिक कितनी ठंडी हवा को रोकेगी ये नहीं बताया जा सकता। किसी तरह रात बीत गई, लेकिन कड़ाके की सर्दी नहीं गई। अलाव के सहारे किसान खुद को गर्म करते रहे। रात में आप देखिए जब कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही थी तो यहाँ पर इसी तरीके से कुछ किसान अलाव जला के बैठे हुए थे। कुछ लोग ऐसे खुले में सोते हुए भी नजर आए। हालांकि कुछ लोग जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां आप देखिए जो बना के लाए गए हैं, जिनमें तिरपाल वगैरह लगा है, उसमें सो रहे थे। लेकिन कई सारे किसान यहाँ पर खुले में सोते हुए नजर आए। यूँ तो किसानों का जीवन ऐसा है कि वो सर्दी झेलने के लिए अभ्यस्त हैं, लेकिन अपने घर और अपने खेत खलिहानों में सर्दी से लड़ना एक बात है और दिल्ली के हाईवे पर ठंड से मुकाबला करना दूसरी बात। ऐसे में सर्दी किसानों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। दिल्ली से कुमार कुणाल, जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।